Hello everyone, welcome to Detox Biology. So this is another exciting video जहाँ पे हमारे साथ है दीपिका उपाध्याय who have secured all India rank 24 in CSI NET June 2023 attempt in life science, right? So this is a video जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि CSR एग्ज़ाम क्या है, कैसे उसकी तैयारी की जा सकती है, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसके पहले क्या होना चाहिए, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसे ही किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं, और ये सारी चीज़ों पे हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। और हाउ टू बी अ टॉपर एज वेल, और क्या मेंटल स्ट्रेंथ लगती है टू बी अ टॉपर, राइट? सो congratulations Deepika, Thank welcome you, to sir. Detox Biology. And first question would be very easy one, like how was the atmosphere at the home जब पता चला कि भैया अपना हो गया है और ऑल इंडिया रैंक 24 भी आप अचीव। फर्स्ट क्वेश्चन तो एक्सपीरियंस है, दूसरा क्वेश्चन लर्निंग्स क्या रही आपकी, मतलब जब तैयारी करी तो क्या लर्निंग्स थी उससे। Okay, so my experience was really good. काफ़ी कुछ सीखने को मिला है during the preparation. एंड अब लाइक एग्ज़ाम निकल गया है तो काफ़ी रिलीव्ड हूँ। घर पे भी काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं। बाकी आई थिंक एग्जाम्स आर मोर अबाउट हाउ यू डील विद योरसेल्फ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मोर देन हाउ यू डील विद द स्टडीज और हाउ यू डील विद द एग्जाम इटसेल्फ। बिल्कुल। द नेक्स्ट थिंग इज दैट देर आर सो मेनी मिथ्स रिलेटेड, और आजकल जब सोशल मीडिया के एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा ही हर कोई अपने आप को ज्ञानी बता देता है और कुछ भी नया मिथ क्रिएट कर देता है, और वो मिथ फिर किसी नए बच्चे को जो बिल्कुल एंटर कर रहा है इस जर्नी में, उसको लगता है कि यार यही बहुत है और बहुत टफ एग्जाम है। तो मैं तुम्हारी इस पे एक इनपुट चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के इस फेयर से रिलेटेड, सी एस आर नेट से रिलेटेड, तुमको क्या लगता है कि जो मार्केट में मिथ्स हैं, और स्पेसिफिकली वो मिथ्स जो होना ही नहीं चाहिए मार्केट सो आई थिंक सबसे पहला मिथ जो स्टूडेंट्स के बीच में रहता है कि सब कुछ पढ़ना होता है। देर आर 13 यूनिट्स इन द सिलेबस और बच्चों को लगता है कि 13 यूनिट्स ही करके जानी होती हैं टू क्रैक द एग्जाम। बट आई थिंक 8 से 10 यूनिट भी अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपकी वो स्ट्रेंथ्स हैं तो यू कैन क्रैक द एग्जाम वेरी इजीली। में। दूसरी चीज बच्चों के बीच में जो बहुत कॉमन है वो है कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और देर आर नो इजी क्वेश्चन इन द पेपर। बट आई थिंक देर आर ऑलवेज इजी क्वेश्चंस अवेलेबल इन द क्वेश्चन पेपर। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को उसके पहले एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स जानते हैं तो आप इजी क्वेश्चंस हमेशा पिक कर पाएंगे। और एग्जाम ही निकालना है हमको, अभी तो हम पीएचडी कर नहीं रहे हैं, तो हार्ड क्वेश्चंस हम अभी स्किप कर सकते हैं। हमें इजी क्वेश्चंस टारगेट करना है, उसमें स्कोर करना है एंड गो हेड। नाउ थर्ड थिंग आई थिंक कैन बी कि लोगों को लगता है कि टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। ये मैंने काफी एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, बट आई थिंक टॉपर्स को फॉलो नहीं करना होता है। अगर आपको चेक करना है कि आप सही कर रहे हो या गलत तो आप टॉपर्स टॉक सुन सकते हो। बाकी उसके अलावा अपनी स्ट्रैटेजीज, अपना शेड्यूल, अपना रूटीन आपको खुद बनाना होता है। आप ट्रायल एंड एरर यूज कर सकते हो, आप किसी और से इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते किसी को। लेट्स से आई एम अ मॉर्निंग पर्सन ऑल माई लाइफ, पर अगर आपको मतलब आदत है कि आप नाइट में ही पढ़ते हैं शुरू से, तो मॉर्निंग वोंट बी सूटेबल फॉर यू। सो दिस आई थिंक इज अ मिथ which needs to be detoxified. आई थिंक वन वन मोर आई वांट टू ऐड, जैसे कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो बोलते हैं कि इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या Hmm. 3 यूनिट कर लो, 4 यूनिट कर लो, उससे सी एस आर का सिलेक्शन हो जाता है। मतलब मेरा तो एक बार भी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कि बाकियों का कैसे हो जाता है। तुम क्योंकि जस्ट रिसेंट अटेम्प्ट तुमने दिया है तो तुम इस पे बता सकती हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि 3 यूनिट कर लो तो हो जाए। आई थिंक 3 यूनिट करके आप अगर जा रहे हैं तो आप गेट निकाल सकते वो भी हैं। कौन सी 3? स्पेशली बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर। बायोलॉजी, अगर आप ये 3 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करके और गेट देने जा रहे हैं, आप आई कैन बेट कि आप रैंक ला सकते हैं उस एग्जाम में। बट अगर आप सी एस आई टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मिनिमम 6 यूनिट्स बहुत अच्छे से तैयार करनी है और उसके साथ में 2 यूनिट जो आप सुपरफिशियली पढ़ के जाएंगे। बाकी अगर आप 8 से 10 यूनिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन है। मोर देन इनफ है वो। यस। एग्जैक्टली। सो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए कि ना तो ऐसा कुछ होता है कि 1 यूनिट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं और दूसरे से कम आ रहे हैं, ये बकवास है। और प्लीज इन चक्करों में मत पड़ो। कुछ नहीं होने वाला, 2-3 अटेम्प्ट बिगड़ने के बाद तुमको समझ में आएगा कि अरे यार क्या बेवकूफ़ी करी हमने ये।
ठीक है, सब यूनिट से बराबर सिलेबस आता है और इसी वजह से डिफाइंड सिलेबस है। तो जो तुम्हारे स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस है अकॉर्डिंगली प्लान करो एंड गो विद द प्लान एज पर योर कन्वीनियंस, नॉट सामने से कोई बोल रहा है तो, इंक्लूडिंग अस, हम भी कुछ बोल रहे हैं तो उसको ऐसे ब्लाइंडली सुन के नहीं फॉलो करना है, सोचो अपने बारे में फिर काम करो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, अपनी एकेडमिक जर्नी को थोड़ा सा ब्रीफली समराइज करते हैं और उसी के साथ में how you got to know about CSIR as an exam or as a career as well. ओके सो मेरा पूरा स्कूलिंग केवी से हुआ है, केंद्रीय विद्यालय शाजापुर। फिर मैंने अपना बैचलर्स होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया है, दैट वाज प्लेन इन जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। और मेरा मास्टर्स बायोटेक से रहा फ्रॉम द सेम कॉलेज। ड्यूरिंग माई मास्टर्स जो लास्ट सेमेस्टर में डिजर्टेशन करना होता है, आई डिड दैट फ्रॉम आर कैट इंदौर। सो वहाँ पे मुझे जब रिसर्च का थोड़ा एक्सपोजर मिला और मुझे लगने लगा कि ठीक है, रिसर्च में मुझे इंटरेस्ट आता है, तब मैंने सोचा कि मैं CSIR के लिए ट्राई कर सकती हूँ। देयर फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो अबाउट CSIR एंड आई टारगेटेड फॉर इट। सो दिस वाज माय जर्नी Right. टिल नाउ। So I'll make sure कि अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है to continue the discussion. When you got to know about the exam, like अब सबसे पहला दिमाग में ये थॉट आता है कि इसको करना कैसे है। So how you plan the strategy for the exam, because just knowing about the exam will not going to make it into the list. ठीक है, तो कैसे क्या प्लान किया, स्ट्रैटेजी क्या रही, इसको थोड़ा सा समराइज करो। ओके सो बेसिकली स्ट्रैटेजी तो मेरा यही था कि रिवीजन और मॉक्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना रहा हमेशा। देन लाइक ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस काफ़ी एंजाइटी और काफ़ी लाइक पैनिक अटैक्स भी आते थे। ऐसा लगता था ये वाला अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाले के लिए टारगेट करेंगे, बट हैविंग द राइट गाइडेंस कैन लीड यू आउट फ्रॉम देयर। तो बस यही चीज़ है, स्ट्रैटेजी हमेशा अपनी खुद की बनानी होती है। मैंने लोगों को कभी फॉलो करने का नहीं सोचा, मैंने अपने स्ट्रैटेजी अपना शेड्यूल हमेशा से खुद बनाया। मैंने 8 यूनिट टारगेट की थी और मैं काफ़ी रिवीजन पे काफ़ी फोकस करती थी हमेशा से। फिर मैंने कम से कम 20 से 25 मॉक्स दिए थे। कई बार होता था कि मुझे भी मॉक्स में बहुत कम मार्क्स आते थे, सेटबैक्स भी होते थे, बुरा भी लगता था, एंग्शियस भी लगता था, बट गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक, सो वो सब पॉसिबल हो पाया विद द राइट गाइडेंस। ओके, तो अब किसी बिगनर ने ये सब सुना होगा तो उसका तो दिमाग के हिल गया होगा कि ये क्या, इतना कैसे करना है। तो इफ सपोज आई एम अ बिगनर एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर, लेट्स से, आई डोंट थिंक सो दिसंबर वुड बी अ गुड अटेम्प्ट, बट जून अटेम्प्ट इन 2024, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दिसंबर के लिए लेट है, बट अगर एक कोई बिगिनर है तो उसके लिए ऑब्वियसली लेट है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा भैया। तो अपन जून के लिए अगर सपोज आज से कोई तैयारी शुरू करता है तो उसको सबसे पहले क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहिए? ओके सो सबसे पहले आई थिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब देखना चाहिए। सिलेबस को आई थिंक गो थ्रू द सिलेबस ट्वाइस। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस उसमें से कैच कर सकते हैं। CSIR डेफिनेटली वो एग्जाम है जो MSc के बच्चे टारगेट करते हैं। तो अब तक ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बायोलॉजी पढ़ के आया ही नहीं होगा, उसे थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा सिलेबस के बारे में। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स जो आपने बैचलर्स में या मास्टर्स में पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप PYQs के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में रिसेंटली। सो बिगिनर के लिए मेरा यही है। और उसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि, क्लेम करते हैं एक्चुअली कि वो टॉपर्स हैं और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड चॉइस। सबसे पहले आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करिए कि क्या वो सच में टॉपर्स रहे हैं। और मतलब वापस से मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्लाइंडली तो किसी को फॉलो करना नहीं है, बट फिर भी अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रेडिबिलिटी चेक कर लीजिए उस चीज की, देन गो फॉर इट। राइट, मतलब जो हम बोलते हैं कि गिमिक्स काफी सारे चल रहे हैं और स्कैम्स, और बी ऑथेंटिक विद योर प्रिपरेशन एंड ऑलवेज फॉलो द ऑथेंटिक सोर्सेज, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। राइट, तो जब सोर्सेज की बात निकली है और फॉलो करने की बात निकली है, तो तुमने सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए किन सोर्सेज को स्पेसिफिकली फॉलो किया? ओके सो मैंने तो कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो मुझे कंटेंट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई।
कोचिंग से मुझे अवेलेबल हुआ सब कुछ। बाकी अगर मैं दूसरों को गाइड करना चाहूँ तो आई थिंक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए। वो आपका कॉम्प्रिहेंशन, एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाती हैं, प्लस आपकी रीडिंग हैबिट और स्ट्रॉन्ग करती हैं, सो दैट क्योंकि CSIR एक ऐसा एग्जाम है जिसमें टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं, स्पेसिफिकली इन सेक्शन सी, जहाँ पे लाइक पूरा पूरा पैराग्राफ आपको एज अ क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। तो आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए, जो आपको आई थिंक स्टैंडर्ड बुक्स दे सकती हैं। बाकी मुझे कोचिंग से कंसाइज रेफरेंसेस का के नोट्स मिले थे, सो इट वाज इजियर फॉर मी। राइट। सो अगर हम कुछ बातें करें जैसे स्टैंडर्ड बुक्स की, तो स्टैंडर्ड बुक्स से क्या डेफिनेशन है, क्योंकि बुक्स भी अब मतलब फलाना हर हर एक दिन नई बुक्स लॉन्च हो जाती है, कोई पब्लिशर कुछ लॉन्च कर रहा है, कुछ लॉन्च कर रहा है, तो व्हेनेवर वी से स्टैंडर्ड बुक्स, उसकी क्या डेफिनेशन है? ओके, सो आई थिंक मार्केट में जो काफी कंपाइल्ड बुक्स अवेलेबल हैं, आई थिंक उसको वो एक रिवीजन के लिए होती हैं। पर अगर आपको रीड करना है या आपका फर्स्ट टाइम है किसी टॉपिक को पढ़ना, तो आपको रेफरेंसेस या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी को चीज को लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से रिसर्च पेपर्स पे जाना चाहिए, रिसर्च पेपर्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि आजकल CSIR मतलब रिसर्च पेपर से क्वेश्चंस भी डालने लगे हैं क्वेश्चन पेपर में। But that's not for the beginner. This is the हाँ, disclaimer. You yes, should first build your foundation, then the references, and then the research paper. yes, that's true. So that's all. That's it, right? Now, for every preparation, there are some do's and there are some don'ts. Like do's increases your chance of success, and don'ts definitely kill your chances. So इसको कैसे अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये चीजें आपको अपने प्रिपरेशन में रखना ही चाहिए, दैट शुड बी योर डूज, एंड देन देयर आर सम डोंट्स एज वेल? ओके, सो डूज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज आती है स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। फ्रॉम द फर्स्ट डे यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू हैव टू बिलीव दिस वन थिंग, दैट यू कैन क्रैक इट। ये काफी मतलब मैंने भी फील किया है, सिंपल थॉट से आप एक ट्रांजिशन फील कर सकते हैं अपने अंदर। नाउ सेकेंड थिंग इज, अगर किसी कंटेंट को आप चूज कर रहे हैं, तो उसका पहले ऑथेंटिक सोर्स आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि कई बार होता है कि हम गलत कंटेंट पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में, अगर वही क्वेश्चन बैठा है और हम उसे गलत ही टिक करके आ जाते हैं, देन वी फील कि अरे मैंने तो सही पढ़ा था बट गलत कैसे हो गया। सो ये दो चीज मेरे ख्याल से करनी चाहिए। सेकंड, अगर हम डोंट्स की बात करें, तो डोंट फॉलो द मास हिस्टीरिया। मतलब लोगों को लगता है कि जो सब कर रहे हैं वो हमें करना है, या टॉपर्स को फॉलो करना है, जो चीज़ मैंने पहले भी बताई। सो ऐसे नहीं होता है, और अपना शेड्यूल, अपना स्ट्रैटेजी खुद डिज़ाइन करें, और यही सब। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ, सबसे बड़ा एलिमेंट जो मिस करता है वो होती है कंसिस्टेंसी। यू आर नॉट दैट कंसिस्टेंट। आज तो 8 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन पता है 8 मिनट भी नहीं पढ़े, निकल लिए घूमने फिरने, फिर अगले दिन वापस से देखा अरे यार बहुत सारा लॉस हो गया टाइम का, फिर थोड़े दिन पढ़ लिए, फिर वापस से लूज कर गए। तो एक उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई थिंक जो सबसे बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में, वो भी यही है, दे डोंट मेक यू डिसिप्लिन। यस, राइट। सो आप वहाँ पे थोड़ा सा लैग फील करता हूँ मैं। और मतलब मैंने दोनों के साथ काम किया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कनेक्ट की और एक डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी आती है ऑनलाइन में। ऑल्दो ऑनलाइन इज अ ग्रेट सोर्स, अगर आप एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहें तो ऑनलाइन बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। बट अगेन सेल्फ डिसिप्लिन इज समथिंग जो बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। As we are talking about social media, online class and all, what is the importance of having a right mentor or a right guidance for the target? ओके, सो राइट गाइडेंस मैटर अ लॉट। अगर आपके पास एक राइट गाइडेंस है, तो आपको ये पता चल पाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिकली क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो बच्चे हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और कोई भी एग्जाम आप मतलब आपको लगेगा कि आपने बहुत मेहनत की है, पर अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो एग्जाम नहीं निकलना है। सो मेरे ख्याल से गाइडेंस यहीं पे मैटर करती है, क्योंकि इट टेल्स यू व्हाट नॉट टू स्टडी। Right. Okay, so being a right guidance, like अब यहाँ पे फिर लोगों को लगेगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बट टू बी फ्रैंक, क्या राइट गाइडेंस के लिए हमको हमेशा कोचिंग की ही रिक्वायरमेंट होती है कि आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको राइट गाइडेंस मिलेगा, या फिर सभी कोचिंग पे राइट गाइडेंस ही मिलता है? ओके,
सो आई थिंक हर कोचिंग पे राइट गाइडेंस मिलता है, ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक कोचिंग ज्वाइन की है। और दूसरा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई थिंक कोचिंग मेक्स इट ईजियर, पर अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। पर बस वही चीज रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको डेली पढ़ाई करनी है। अगर किसी दिन लैक हो जाता है, मतलब नहीं कर पाए, तो भी कोशिश करिए, जितना बन रहा है उतना करें। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोचिंग जब आप ज्वाइन करते हैं, तो अगर आपने एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन की है विच हेल्प्स यू इन एवरीथिंग, जब आप एंक्शियस हो, जब आप लो फील कर रहे हो, मॉक्स के स्कोर आपके एनालाइज होते हो, मतलब जब एक राइट मेंटर आपके साथ होता है तो थिंग्स विल बी इजियर। सो मैं डेफिनेटली अगेंस्ट नहीं हूँ अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो बस वही चीज मैं वापस से कहना चाहूंगी कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और यू कैन क्रैक इट डेफिनेटली। डेफिनेटली सेल्फ प्रिपरेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो आई वांट टू ऐड, कि कोचिंग जस्ट हेल्प्स यू 5%। 95% कैंडिडेट की खुद की मेहनत होती है, एस्पायरेंट खुद मेहनत करता है वो। अब कोई भी कोचिंग आपको घूट के तो नहीं पिला सकती है, ये खुद पता ही है यार, तुमको क्या बताऊँ मैं इसमें, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। लाइक आपको 95% से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन निकल के आएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now, I want to discuss something from the normal background, like internships. ओके। Right. So this is a very interesting point. We normally don't feel like कि इसमें इतना ज़्यादा बातचीत अवेलेबल है। तो internships की क्या importance है? अगर जैसे as you said that you performed your internship or you conducted your internship from the RR CAT Institute, which is यस। one of the good institute, premier institute present in the central India. So उस चीज़ का क्या importance रहा? दूसरा point, अगर कोई edge मिलता है हमको internship लेके, तो वो क्या हो सकता है? ओके, सो मैंने अपना इंटर्नशिप आरआर कैट, राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज, इंदौर से किया है, विच इज़ अ यूनिट ऑफ डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो आई थिंक इंटर्नशिप से बेसिकली दो फायदे मिलते हैं। फर्स्ट थिंग इज आपको अपना रिसर्च इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। लेट्स से मेरा जो प्रोजेक्ट था वो दैट वाज ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, बेसिकली ऑन ड्रग डिलीवरी। सो मुझे क्योंकि इम्यूनोलॉजी में ही पीएचडी करना है, बेसिकली ऑन थेरेप्यूटिक्स, सो दैट वाज एन एज फॉर मी। नाउ सेकेंड थिंग इज कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं इंडिया में जो हैं, और वो डेफिनेटली प्रेफर करेंगे जिनके पास एक एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट्स में सीट्स होती हैं सिर्फ 2 या 3, और डेफिनेटली फिर वो क्यों एक फ्रेशर को लेना चाहेंगे जब उनके पास वो कैंडिडेट्स होंगे जो एक्सपीरियंस लेके आए हैं। सो इंटर्नशिप्स गिव यू एन एज डेफिनेटली। सो एक्सपीरियंस से मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बताना है, यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात हो यस। रही है। ठीक है, आई थिंक इतना तुमको पता है ऑलरेडी, है ना? ओके, सो टू एंड द डिस्कशन, any last thoughts that you want to give to the aspiring candidates or our viewers, so that उनको थोड़ा कुछ चीजें समझ में आ सके about the, obviously इसके बाद में उनको I think कोई डाउट नहीं बचा होगा, but if you have any doubt you can post the comment, we will definitely try to solve it out, but उसके अलावा कोई last thoughts? फिर से मैं वही चीज़ कहना चाहूँगी, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड। ज़्यादा कंटेंट्स को फॉलो नहीं करना है हमें, सिर्फ एक कंटेंट आप ऑथेंटिक कंटेंट चूज कर लीजिए, उसे ही बार बार रिवाइज करेंगे तो उतना ज़्यादा फायदा होगा। उसके अलावा एंजॉय द जर्नी, कोई प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती है। डेफिनेटली यू विल हैव टू क्रैक इट फॉर हायर एजुकेशन, बट उससे कुछ डिसाइड नहीं होगा। अगर आप फेल भी होते हैं, failures are the most perfect teachers. So that's all. Thank you. Okay guys, so this is all from our side. I hope you enjoyed the conversation and कुछ चीज़ें आपको एक दो चीज़ें सीखने को मिली होगी, यही हमारा मोटिव है कि अगर आपको एक दो चीज़ें भी पता चलती है जो आपके काम आती है, तो we are very much satisfied with our basic videos. So thank you for your time guys. I will see you in the next video and take care.